हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एसएचएम में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, दो वेव्स जब एक पॉइंट पे मिलती है, मान लेते हैं सुपर इम्पोज होती है, ओवरलैप होती है, तो वो जो डिस्टरबेंस होता है उन दोनों का, जो डिस्टरबेंस है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेव है, वेव इन द स्ट्रिंग है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उन दोनों का सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा। किस तरह से, तो मैं आपको बताता हूँ। व्हेन टू और मोर स्मॉल एम्पलीट्यूड वेव्स, मान लेते हैं दो वेव है, दोनों का एम्पलीट्यूड A1 और A2 है, स्मॉल एम्पलीट्यूड की वेव्स है, साइमल्टेनियसली पास थ्रू अ पॉइंट, द डिस्टर्बेंस each at the point is given by the sum of the disturbance each wave would produce in the absence of the other waves। मान लेते दूसरी वेव नहीं थी तो उसका कुछ एम्पलीट्यूड था या जो डिस्टर्बेंस था, और दूसरी वेव आई तो उसका भी कुछ डिस्टर्बेंस था, उन दोनों के सम के डिस्टर्बेंसेस के सम के बराबर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल डिस्टर्बेंस हो जाता है। मान लेते हैं कि दो वेव जा रही है, एक का क्रस्ट है और दूसरे का क्रस्ट है, तो दोनों का अगर सुपर इम्पोज हुई तो दोनों का क्रस्ट ऊपर, तो टोटल मिला के क्रस्ट बड़ा बन जाएगा। या फिर एक बोलते हैं एक का क्रस्ट है और एक का ट्रफ है, तो सुपर इम्पोज होगी तो ये और ये मिलके कुछ इस तरह से बनाएगी पैटर्न की डिस्टर्बेंस मिनिमम हो जाए। तो इस तरह से हम कुछ पढ़ेंगे। मान लेते हैं लेट टू वेव्स, एक y1 xt का ये वेव फंक्शन है, पहली का y1 एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, और दूसरी है y2 एज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, बी द डिस्प्लेसमेंट्स एट दैट एनी एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रिंग वेव इन द स्ट्रिंग की बात करते हैं। वुड हैव एक्सपीरियंस इफ ईच वेव ट्रैवल्ड अलोन, अगर एक पहली वेव ट्रैवल अलोन कर रही है तो उसका डिस्टर्बेंस y1 है और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट y2 है। द डिस्प्लेसमेंट y एज अ फंक्शन ऑफ xt ऑफ द एलिमेंट दैट द स्ट्रिंग व्हेन द वेव्स ओवरलैप, जब वो सुपर इम्पोज करेगी, ओवरलैप करेगी इसी पॉइंट पे, तो टोटल डिस्टर्बेंस जो हो जाएगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्टर्बेंस होगा, वो y एज अ फंक्शन ऑफ t है, वो उसका वेव फंक्शन है। वो किस तरह से होगा, y एज अ फंक्शन ऑफ t एंड x एंड t विल बी गिवन बाय y1 और y2 का सम होगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ द डिस्टर्बेंसेस ऑफ बोथ द वेव्स व्हेन द वेव्स आर ट्रैवलिंग अलोन। अगर वो वेव्स ट्रैवल अलोन कर रही होती, उन दोनों के सम के डिस्टर्बेंस के बराबर हो, उस पॉइंट पे टोटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। या अगर वेव इन द स्ट्रिंग की बात करेंगे तो उस पर डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट। तो ये नोट करेंगे। Principle of superposition can also be expressed by stating that the overlapping waves algebraically add to produce the resultant wave। तो उन दोनों का algebraic sum करना है y1 plus y2 as a function of x and t। तो resultant क्या होगा, दोनों का waves का wave function का algebraic sum होगा। The principle implies that the overlapping waves do not alter the travel of each other in any way। मतलब है इसका कि एक वेव ट्रैवल कर रही है, दूसरी भी ट्रैवल कर रही है, किसी पॉइंट पे दोनों का ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग के बाद में वेव जिस तरह से ट्रैवल कर रही थी उसी तरह से ट्रैवल करती रहेगी। उन दोनों की एक दूसरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, जो जिस तरह से ट्रैवल कर रही थी उसी तरह से ट्रैवल करेगी। वो एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी ओवरलैपिंग के बाद में। जैसे इस तरह से एक वेव पल्स इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, मान लेते हैं स्ट्रिंग में एक वेव पल्स इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और एक लेफ्ट में ट्रैवल कर रहा है, ये इस तरह से जा रहा है और ये इस तरह से जा रहा है। तो कुछ मीनवाइल क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये दोनों आपस में यहाँ पर ओवरलैप होने की कोशिश करेंगे, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न बनेगा। इसके बाद ओवरलैपिंग होने के बाद में ये इधर जा रहा था तो ये इधर ही जाता रहेगा, उतने ही एम्पलीट्यूड के साथ इधर जाएगा, और ये इधर जा रहा था ये इधर ही जाता रहेगा उतने ही एम्पलीट्यूड के बाद में। तो ये ओवरलैपिंग में क्या हुआ, उससे पहले और बाद की सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर जा रहा था तो ये इधर ही जाता रहेगा, और ये इधर जा रहा था तो ये इधर ही जाता रहेगा। इस स्टेटमेंट का मतलब ये इस फिगर से अपन समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज हम नोट करेंगे।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से कुछ फिनोमेनन होते हैं, जैसे इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। लाइट, अभी हम वेव्स की बात कर रहे हैं तो लाइट भी एक वेव है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो सारी चीज़ें हम लाइट में पढ़ते हैं। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे कि ये सुपरपोजिशन की वजह से कुछ फिनोमेना होते हैं। दो तरह के फिनोमेना हम यहाँ पे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, और दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो हम पहला पढ़ेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव, इंटरफेरेंस मतलब कि मिलना, वही अगर सुपरपोजिशन का हम बोलते हैं, वही इंटरफेयर कर दिए एक दूसरे की किसी पॉइंट पे अगर मिल लिए। मान लेते पहली वेव का वेव फंक्शन है y1 इजिकल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। दूसरी वेव का भी ओमेगा सेम है और के भी सेम है, तो दूसरी वेव है, मान लेते हैं दूसरी y2 इजिकल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और उन दोनों का फेज डिफरेंस फाई है। तो इसमें क्या सेम है, ओमेगा सेम रखना है, के सेम रखना है, तब क्या होगा। तो हम देखते हैं, हम एसएचएम में पढ़ चुके हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर हमने वहाँ पर के एक्स वाली टर्म नहीं थी, ओमेगा टी, वहाँ पर साइन a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई था। मान लेते हैं दोनों, अभी ये दोनों वेव्स की तरह काम कर रही है, ये दोनों वेव्स है, दोनों में a1 पहला a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, दोनों का ओमेगा सेम है। तो हम पहला केस लेते हैं कि दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और के भी सेम है, मतलब वेवलेंथ भी सेम है। तो क्या होता है, तो हम देखते हैं y जो रिजल्टेंट वेव होगा, इंटरफेरेंस होगी, दोनों वेव्स मिलेगी, तो क्या होगा y1 प्लस दोनों के इंडिविजुअल का एल्जेब्रिक सम होगा y1 प्लस y2। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस इनिशियल, उन दोनों का फेज डिफरेंस कितना था, फाई नॉट, मान लेते हैं फाई नॉट। इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, वो हम देख लेते हैं। रिजल्टेंट डायरेक्ट लिखते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन रिजल्टेंट। इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, फर्दर इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा खोल के हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, मान लेते हैं अल्फा, आप मान लो थीटा या अल्फा मान लेते हैं। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा, जहाँ पर ए क्या होगा, ए होगा हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, उन दोनों का फेज डिफरेंस कितना था, फाई नॉट था, कॉस फाई नॉट, ये हम वहां पर भी देख चुके हैं। तो इन दोनों का वेक्टर सम जैसे करते हैं उसी तरह से एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम करेंगे। उन दोनों का जो इनिशियल फेज डिफरेंस था फाई नॉट, तो उन दोनों का ये वेक्टर मान लेंगे, a1 वेक्टर और ये a2 वेक्टर, उन दोनों का फेज डिफरेंस कितना था, फाई नॉट था। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई नॉट। तो इस तरह से दोनों का एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम करेंगे तो क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई नॉट, इनिशियल फेज डिफरेंस दोनों का। और ये जो अल्फा आया है, मान लेते मैंने इस रिजल्टेंट वेव को किस तरह से लिखा है, रिजल्टेंट वेव को मैंने इस तरह से लिखा है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, सॉरी अल्फा। तो ये ए का वैल्यू तो हमने यहाँ पर लिख लिया, और अल्फा का वैल्यू में भी मैंने आपको बताया था। तो अल्फा की वैल्यू हम tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू a2 साइन फाई नॉट प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट। इस तरह से हम tan अल्फा लिखेंगे, a2 साइन फाई नॉट प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई नॉट। तो ये वैल्यूज हम लिखेंगे, ये सारी चीज हम नोट करेंगे। मैंने यहाँ पर रिजल्ट्स को समराइज कर दिया। दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास कितना आया, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। यहाँ पर ए को हमने लिख लिया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई नॉट। cos फाई नॉट क्या था, फाई नॉट था इनिशियल फेज डिफरेंस था दोनों वेव्स के बीच में। और tan अल्फा क्या है, tan अल्फा आया a2 साइन फाई नॉट प्लस a1 प्लस a2 cos फाई नॉट। हमें पता है अल्फा क्या होता है, ये a1 था ये a2 था, और दोनों का फेज, दोनों का के बीच का एंगल कितना था, फाई नॉट था। तो
तो अल्फा किससे बनाया, अल्फा बनाया A1 से, पहली वेव से अगर अल्फा बनाया तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, A2 sin फाई नॉट प्लस A1 प्लस A2 cos फाई नॉट। इस तरह से वेक्टर वेक्टर की तरह ही करना है। अगर हमने बोला कि दूसरी वेव के साथ अगर बीटा एंगल बनाया, मान लेते हैं ये एंगल कितना बनाया बीटा, तो tan बीटा कितना आएगा हमारे पास, tan बीटा कितना आएगा, तो बीटा की वैल्यू अगर कितनी है, अगर मैं बोलूं बीटा कितना होगा, बीटा ये फाई नॉट माइनस अल्फा का, इस तरह से tan बीटा भी निकाल सकते हैं, या फिर tan बीटा यहाँ से मैं डायरेक्ट देखूं वेक्टोरिकली तो tan बीटा होगा हमारे पास, बीटा इसके साथ बनाया तो दूसरा वाला कौन सा A1 है, A1 साइन फाई नॉट डिवाइडेड बाय A2 प्लस A1 cos फाई नॉट। इस तरह से हम tan बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा में हमारे पास ये रिजल्ट है सॉरी ये रिलेशन है, और ये वेक्टोरिकली हम कर सकते हैं, वेक्टर हमने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ। तो सिंपली ये फेजर डायग्राम है, दोनों वेव्स का फेजर डायग्राम से हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं एक वेव है, दूसरा वेव है, A1 है, A2 है, दोनों के बीच क्या है, फेज डिफरेंस फाई नॉट है। इनिशियली कितना डिफरेंस है, फेज डिफरेंस फाई नॉट है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, A कितना आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई नॉट। और मान लेते हैं पहली वेव से वो अगर वो रिजल्टेंट जो वेव है वो बना रही है अल्फा एंगल बना रही है, तो वो अल्फा एंगल हम निकालेंगे, अल्फा एंगल, तो अल्फा हमारे पास tan अल्फा निकाल देंगे। अगर दूसरी से बीटा बना रहा तो tan बीटा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा में ये रिलेशन होता है, तो ये नोट करेंगे। ये नोट करने के बाद एक और चीज नोट करेंगे, हमें पता है कि इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था, इंटेंसिटी I वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए स्क्वायर के, अगर दोनों का, और फ्रीक्वेंसी के भी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी करके था हमारे पास। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो हमारे पास कहूँगा, अगर पहले का मान लेते, पहले वाली वेव का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे वाली वेव का इंटेंसिटी I2 है, तो ये जो फॉर्मूला है ए नेट ए इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई नॉट, तो हम बोलेंगे कि ये I1 है, ये I2 है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, तो I1 हो जाएगा हमारे पास, लेट से कोई कांस्टेंट ले लिया P A1 स्क्वायर, और I2 हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट P A2 स्क्वायर। इसमें डालेंगे ये A स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई नॉट। तो A1 और A2 के A1 स्क्वायर को के जगह लिख लिया I1 बाई पाई, I1 बाई P प्लस यहाँ पर I2 बाई P। यहाँ पर A1 है, A1 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 बाई P, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ I2 बाई P और cos फाई नॉट। सिंपली हमने लिखा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट आएगा, तो I1 इज इक्वल P A1 स्क्वायर, और ये P क्या है, कांस्टेंट है, I2 इज इक्वल टू P A2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ये हम डिराइव कर चुके हैं, इस फॉर्मूले में हम इसको स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट I हो जाएगा, रिजल्टेंट I बाई P हो जाएगा, I बाई P, रिजल्टेंट I बाई P। तो यहाँ से हम P हर जगह काट देंगे, P हर जगह कट जाएगा, P1 नहीं है, P1 P है, P हर जगह से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर रूट ऑफ I2 cos फाई नॉट। ये रिजल्ट आएगा हमारे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 cos इंटू cos फाई नॉट। तो ये हम याद रखेंगे, तो मैं यहाँ पर ये रिजल्टेंट लिख लेता हूँ। I रिजल्टेंट क्या आएगा, I आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos फाई नॉट।
इंटेंसिटी अगर बोल रहे कि हमें इंटेंसिटी निकाल के दो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास कितना आएगा, तो हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ये लिखेंगे, फिर यहाँ से ये लिखेंगे और लास्ट रिजल्ट हमारा ये लिखेंगे। मैंने बीच में लिख दिया है, तो नोट करेंगे इसको। हमारे पास दो फॉर्मूले हुए, एक ए का हमें याद रखना है, ए इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव नॉट, और i का हमें याद रखना है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 cos फाइव नॉट। अब दो तरह के इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। मान लेते हैं क्रेस्ट, जो एक वेव का क्रेस्ट है दूसरे के क्रेस्ट से मैच करता है, तो क्या होगा, एक ब्राइटनेस से दूसरा का भी ब्राइटनेस मैक्सिमम है, तो टोटल ब्राइटनेस कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एक का डिस्प्लेसमेंट कुछ है, दूसरे का भी डिस्प्लेसमेंट सुपर इंपोज हुआ उसी पॉइंट पे, तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं तो दो तरह के इंटरफेरेंस होंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टिव काम से पता चल रहा है, पहला कंस्ट्रक्टिव होगा, दूसरा डिस्ट्रक्टिव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, जैसे ये ए है, ये हमारे पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, हमारे पास दोनों वेव इस तरह से मिले कि ये ए मैक्सिमम हो जाए। ए मैक्सिमम होने के लिए cos फाइव की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसका मतलब cos फाइव नॉट की वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसका मतलब फाइव नॉट कितना होना चाहिए, फाइव नॉट 0 होना चाहिए, 2 पाई हो सकता है, प्लस 1 होने के लिए 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, तो 2n पाई होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर मैं कहूं तो अगर फाइव नॉट की वैल्यू 2n पाई होगा, फाइव नॉट की वैल्यू अगर 2n पाई होगा, तो इंटरफेरेंस हमारा कितना होगा, तो अगर दोनों वेव्स है, दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस या तो फिर 0 है या फिर 2 पाई है, इनिशियल फेज डिफरेंस 2 पाई है किसी पॉइंट पे, या 4 पाई है या 6 पाई है, तो वो वेव्स किस तरह से मिलेगी, दोनों का पैटर्न एक तरह से हो जाएगा और दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी तो उनका एम्पलीट्यूड जो है वो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यहाँ से पता चल रहा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 2n पाई करने पे ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने cos 1 की वैल्यू 1 ली है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a1 प्लस a2। ये उसी तरह से है जिस तरह से ये a1 है और दोनों का फेज डिफरेंस 0 है या 2 पाई है, ये या तो 0 है, a2 भी इस डायरेक्शन में, तो नेट वेक्टर किधर हो गया, a1 प्लस a2 हो गया, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आता है, दोनों के इंडिविजुअल के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर हो जाएगा नेट। या फिर अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो ये i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i2 कॉस, ये कितना 1 है। तो मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं तो हमारे पास इंटेंसिटी कितना आ जाएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। आई नेट कितना आएगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। अगर दोनों का a सेम है, इंटेंसिटी सेम है, दोनों का a सेम है, तो कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2 की जगह a प्लस a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, i और i प्लस रूट i 2 रूट i का स्क्वायर, तो कितना 4i हो जाएगा। तो इंटेंसिटी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इतना नोट करेंगे, मैं आगे बताता हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों के बीच का इनिशियल फेज 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, मतलब 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो ये नोट करेंगे। तो इस जो
जो इंटरफेरेंस होगा वो किस तरह का होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, बढ़ रहा है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, जो दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, और जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों के इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नोट करेंगे। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, नाम पता चल रहा है कंस्ट्रक्टिव से लेते हैं, आपको ये पता चलेगा इस एग्जांपल से। एक वेव जा रही है और दूसरी वेव भी जा रही है, और दोनों का एक का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 है, दोनों का फेज डिफरेंस। अभी इसका ये पॉइंट है, ये मैक्सिमम पे है, तो ये पॉइंट इसका भी मैक्सिमम पे है, मतलब उन दोनों का बोथ आर इन सेम फेज, both waves are in same phase। इस पॉइंट पे दोनों वेव्स सेम फेज पे है, मतलब उनका जो फेज डिफरेंस है फाई नॉट वो 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है, मतलब 2 पाई का 2n पाई है। फाई नॉट की वैल्यू कितनी है, तो जब इनिशियल फेज डिफरेंस 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो क्या होता है, उन वो दोनों वेव्स को बोथ आर इन सेम फेज बोलते हैं। तो अगर वो दोनों सेम फेज में होंगी तो ये भी मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आएगा, हमने किया था अभी cos फाई को हमने कितना ले लिया था, cos फाई कितना हो गया, 1 हो गया था, तो हमारे पास a कितना आता है, a1 प्लस a2, और i कितना आता रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर। तो अगर दोनों का अगर सेम हो तो a नेट कितना हो जाएगा, a1 से भी ज्यादा, a2 से भी ज्यादा, तो a नेट कितना हो जाएगा हमारे पास, a नेट कुछ a आएगा यहाँ पर, वो कितनी वैल्यू होगी, a1 प्लस a2 होगी। और इंटेंसिटी की अगर बात करूं तो इंटेंसिटी रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर ये होगा। अच्छा, अगर दोनों का a1 और a2 बराबर हो इनिशियली, तो हमारे पास a नेट कितना हो जाएगा, a1 प्लस a2, ये रिजल्टेंट। तो मान लेते हैं दोनों का ए रिजल्टेंट कितना a है, तो a1 प्लस a2, a प्लस a कितना हो जाएगा हमारे पास, 2a हो जाएगा। और मान लेते हैं दोनों की अगर एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उनका इंटेंसिटी भी बराबर हो जाएगा। तो पहले का इंटेंसिटी i1 और i2 दोनों का इंटेंसिटी बराबर है, और वो दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हैं, तो i रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, i रिजल्टेंट रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ऑफ i प्लस रूट ऑफ i का स्क्वायर, तो 2 रूट i का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स i हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा और इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर था तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर था तो रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड ट्वाइस एज दैट ऑफ द इंडिविजुअल वेव हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन इंटेंसिटी में 4 टाइम्स हो जाता है। अगर दोनों का इंटेंसिटी आई था तो नेट का इंटेंसिटी कितना होगा, 4 टाइम्स दोनों की इंडिविजुअल इंटेंसिटी के 4 टाइम्स हो जाएगा। इंटेंसिटी में और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये नोट करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अभी हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम हो जाता है। दोनों ये एम्पलीट्यूड A1 है और दूसरे का A2 है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब फाई नॉट कितना है, फाई नॉट 0 है या 2 पाई है या 4 पाई है, तो हमारे पास A रिजल्टेंट आ जाता है हमारे पास दोनों का A1 प्लस दोनों के इंडिविजुअल का सम के बराबर हो जाता है, और I हो जाता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। तो ये भी मैक्सिमम हो जाता है और ये भी
मैक्सिमम हो जाता है, दोनों मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी, तो जो इंटरफेरेंस होता है, जो उन दोनों का सुपरपोजिशन होता है, उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। अब दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि डार्कनेस आ जाए, ब्राइटनेस बहुत कम हो जाए। बहुत कम ब्राइटनेस कब होगी? ब्राइटनेस का हम बात करते हैं लाइट वेव्स में। लाइट वेव्स में हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें वापस से रिपीट होगी, सारी की सारी एग्जैक्टली सारी चीज़ें लाइट वेव्स के लिए एप्लीकेबल होगी। तो हम वहाँ पर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सेम चीज़ रिपीट होगी। तो अभी हम पढ़ लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मतलब डार्क मतलब कि इंटेंसिटीज बहुत कम हो जाती है, या फिर मैं कहूँ एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए। तो एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड था हमारे पास ए रिजल्टेंट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई नॉट, और ये मिनिमम हो जाए। ये क्या चीज हो जाए? ये मिनिमम हो जाए। इसके लिए हम कहेंगे ये कॉस फाई नॉट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। कॉस फाई नॉट की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो अगर कॉस फाई नॉट की वैल्यू -1 होगी, कॉस फाई नॉट -1 कब होता है? जब पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो। तो इसका मतलब क्या है? 2n-1 पाई हो। फाई नॉट की वैल्यू 2n-1, n क्या है? n होल नंबर ले लो आप, या फिर आप ले लो पॉजिटिव इंटीजर ले लो। तो 1 ले लो तो कितना जगह पाई, 2 ले लो तो कितना जगह 3 पाई। तो अगर हमारा फाई नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए, ऑड मल्टीपल, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई 3 पाई 4 5 पाई, हियर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर z प्लस, तो हमने कहा तो हमारे पास जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसकी वैल्यू तो हमारे पास ए नेट कितना है? ए रिजल्टेंट आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, कॉस फाई की वैल्यू -1, तो हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 हो जाएगा का स्क्वायर रूट, वो आएगा हमारे पास A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1, जो भी उसका मॉड, बड़े में से छोटा हमें घटाना है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो नेट ये आ जाएगा हमारे पास ए नेट ए रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास। तो उस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसमें दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उनका डिफरेंस आएगा, नेट एम्पलीट्यूड। और अगर हम बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी हमारे पास आई हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई की वैल्यू -1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 रूट I2, तो हमारे पास ये आएगा I1 माइनस रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 इसका स्क्वायर। तो आई रिजल्टेंट हमारे पास कितना आएगा? रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्टेंट कितना आएगा? A1 माइनस A2 का मॉड, जो भी बड़ा माइनस छोटा, तो यहाँ कोई बड़ा माइनस छोटा या छोटा माइनस बड़ा का स्क्वायर करना है हमें, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर लेना है, तो ये हम नोट करेंगे। तो ये इस इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये नोट करेंगे, आगे बताता हूँ। ये रिजल्टेंट आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, बड़ा माइनस छोटा का, या फिर दोनों का डिफरेंस ले लो, उन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो, या फिर हम कहेंगे बड़ा माइनस छोटा। और इंटेंसिटी में हम इस तरह से बात करेंगे रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अगर हमने बात किया कि एक वेव इस तरह से जा रही थी जिसका एम्पलीट्यूड कितना था? A1 था, और उस पर्टिकुलर टाइम पे दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड कितना था? A2 था, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, और दोनों का एम्पलीट्यूड
एक का क्रस्ट और एक दूसरे का ट्रफ इंटरफेयर हो गए, सुपर इम्पोज हो गए उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना पाई है या 3 पाई है, बात करूं यहाँ से हम अगर बोल दें कि ये दोनों का फेज डिफरेंस कितना है पाई है, तो दोनों क्या आउट ऑफ फेस है, तो फेज डिफरेंस अगर 0 हो तो इन फेस 0 या 2 पाई हो या 4 पाई तो बोथ आर इन फेस, और अगर पाई हो 2 पाई 3 पाई हो 5 पाई हो तो बोथ आर कॉल्ड आउट ऑफ फेस, तो बोथ आर नाउ आउट ऑफ फेस, एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ से मैच कर रहा है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है, या फिर मैं बोलूँ ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो नेट कितना हो जाएगा, इसमें ये A2 बहुत बड़ा है और A1 छोटा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा, और सिमिलरली ये इस तरह से आएगा। अगर मैंने कहा कि A1 और A2 दोनों बराबर थे इनिशियली इजिकल टू A था, मतलब मैं कहूँ कि ये इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, ये भी A है और ये भी A है, तो हमारे पास ये रिजल्टेंट कितना आएगा, ये रिजल्टेंट A1 माइनस A2, A1 भी A है माइनस A, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इन दोनों अगर ये इंटरफेयर करेंगी तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा, इस तरह से बनेगा, रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर जो वेव पल्स होगा वो दिखाई नहीं देगा, मतलब पल्स नहीं दिखाई देगा, इसका मतलब है पल्स बनेगा नहीं, ये वेव इधर जा रही थी, मान लेते दूसरी वेव भी इधर जा रही थी, दोनों, या फिर ये वेव इधर जा रही है ये वेव इधर जा रही है, तो हमारे पास इस टाइम पे इंटरफेयर करेगी तो दो जो पल्स बनेगा वो दिखाई नहीं देगा, पल्स बनेगा मतलब अभी उसका ए कितना है 0 है, मतलब ये थोड़ा बहुत भी ऊपर या थोड़ा बहुत भी नीचे नहीं होगा, ये सेम एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो हमारे पास ए कितना होगा 0, ए रिजल्टेंट कितना आएगा 0, तो मतलब क्या हुआ कोई भी एम्पलीट्यूड उसका नहीं रहेगा, मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन रहेगा उस पॉइंट पे। और अगर आई की बात करूं, आई रिजल्टेंट रूट ऑफ I1, तो आई रिजल्टेंट आई कितना हो जाएगा, आई हमारे पास I1 और I2 दोनों बराबर हो जाएंगे, और वो कितने के बराबर, आई के बराबर है, तो यहाँ से आई रिजल्टेंट कितना आएगा, आई रिजल्टेंट रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2, रूट ऑफ I माइनस रूट ऑफ I का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, मतलब हमारे पास कितना आएगा 0, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आएगा 0, तो इंटेंसिटी 0 है, इसका मतलब क्या है वहां पर डार्कनेस आएगी, डार्कनेस अगर लाइट वेव्स की बात करें, लाइट वेव्स की, तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो तो वहां पर क्या आ जाएगा, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी क्या हो जाएगी मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब 0 इंटेंसिटी, मतलब क्या आएगा 0 इंटेंसिटी, मतलब ब्राइटनेस है ही नहीं, मतलब वो चीज क्या होगी डार्क होगी, तो वो हम वेव्स लाइट वेव्स में पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स में। यहाँ पर बात करें दो वेव है, दोनों वेव की इंटेंसिटी अगर I1 और I2 दोनों बराबर है और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करे तो नेट रिजल्टेंट I कितना आएगा 0 आएगा, और नेट रिजल्टेंट A कितना आएगा 0 आएगा, इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर हम बोलेंगे दोनों का I1 और I2 बराबर नहीं हो तो I कितना आ जाएगा, I मिनिमम आएगा, I रिजल्टेंट कितना आएगा मिनिमम आएगा, और A रिजल्टेंट कितना आएगा वो भी कितना आएगा मिनिमम आएगा, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड या फिर मिनिमम इंटेंसिटी हम गेन करते हैं उस इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये नोट करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इफ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी और रिजल्टेंट मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम कब होता है जब कंस्ट्रक्टिव होता है, और मिनिमम कब होता है जब डिस्ट्रक्टिव होता है, इंटेंसिटीज ऑफ द टू वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इज 9:4, तो I max I रिजल्टेंट मैक्स बाई I रिजल्टेंट मिनिमम दे रखा है 9:4, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटेंसिटी, तो हमें पता नहीं करना है हमारे पास I1 बाई I2 क्या है, I1 और I2 का रेशियो क्या है, उन दोनों के इंडिविजुअल इंटेंसिटीज का रेशियो क्या है, तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे, हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे पास सॉल्यूशन ये होगा, 9 I रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना होता है हमारे पास I1 रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर, और I मिनिमम कितना आता है रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का
स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 9:4। तो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर भी स्क्वायर है, 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ पर 3/2 का 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट हमने हटा दिया, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइड बाई रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2, स्क्वायर रूट हटा दिया, 3:2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये नोट करेंगे, तो सॉल्व करके फर्दर आपको बताता हूँ। तो ये हमारा फर्दर सॉल्यूशन बताता हूँ, सिंपल है, 2√I1 प्लस 2√I2 इज इक्वल टू 3√I1 माइनस 3√I2। ये √I1 है, √I1, तो √I1 इधर बचा और इधर 5√I2 हो गया, तो √I1 बाई √I2 इज इक्वल टू 5:1 आया, स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास I1 और I2 कितना, I1:I2 कितना आएगा 25:1। उन दोनों का इंटेंसिटी का रेशियो कितना है 25:1, I1 बाई I2 25:1 रेशियो आएगा, नोट करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I0 है, सब दोनों का I0 है, आर ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, मीडियम की प्रॉपर्टी सेम है, फाइंड रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट द पॉइंट्स वेयर द फेज डिफरेंस फाइज, तो फाई0 हमारा जो इनिशियल फेज डिफरेंस था उसी की बात कर रहे हैं, फेज डिफरेंस उनमें कितना हो, 2π के लिए निकालना है, फिर पाई के लिए, फिर π/2 के लिए और 2π/3 के लिए। तो ये क्वेश्चन हम नोट करेंगे। 2π अगर फेज डिफरेंस हो तो किस तरह का इंटरफेरेंस करती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती है, तो हमारे पास कितना आया था 4i आया था, तो हमारे पास कितना रिजल्ट आएगा 4i0 आएगा। अगर उन दोनों का और I0 सेम था, उनका इनिशियली I1 और I2 दोनों सेम है और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास I कितना आया था 4i आया था, तो हमारे पास इसका आंसर कितना होगा 4i0 होगा। पाई अगर फेज डिफरेंस, फाई अगर फेज डिफरेंस हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में I1 माइनस I2 आता है, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर आता है, और I1 और I2 बराबर हो तो I0 हो गया, तो I0 और रूट ऑफ I0 माइनस रूट ऑफ I0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस है, तो इसलिए हमें याद है तो हमने लिख लिया, या फिर हम उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, आई हमारे पास रूट ऑफ I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस फाई0, इससे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू रख के। थर्ड के लिए मैं लिखूंगा, तो पहले का आंसर तो 4i0 आएगा, दूसरे का 0 आएगा, थर्ड ना तो कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है, तो ये सिंपल इंटरफेरेंस है, और हम लिखेंगे कितना कॉस, तो सी के लिए मैं लिखता हूँ, सी का सॉल्यूशन करता हूँ, आई कितना आ जाएगा, तो आई हमारे पास रिजल्टेंट ये I0 प्लस 2 रूट ऑफ I0 कॉस π/2, कॉस π/2 कितना हो गया 0 हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये I0 प्लस ये कितना हो गया 0, तो हमारे पास कितना आएगा 2i0, तो इसका आंसर कितना आएगा 2i0, आई रिजल्टेंट सी का आंसर 2i0 आएगा। और फिर सिमिलरली डी के लिए करता हूँ, डी के लिए हमारे पास आएगा आई रिजल्टेंट I0 प्लस 2 रूट ऑफ I0 cos 2π/3, cos 120 डिग्री माइनस 1/2 वैल्यू होगी, I0 2i0 प्लस I0 तो I0 हो गया 2i0
और ये कितना होगा -1/2। तो -1/2 तो हमारे पास कितना आ गया, आई नॉट आ गया। आई रिजल्टेंट कितना आ गया, रिजल्टेंट आई नॉट आ गया। तो पहले का आंसर 4 आई नॉट, फिर दूसरे का 0, फिर तीसरे का 2 आई नॉट, इसका कितना आएगा, आई नॉट आएगा। तो नोट करेंगे इसको।